पटना साहिब की सीट क्यों खास बनती हुई नजर आ रही है? यहाँ पर इस बार किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कांग्रेस का कैंडिडेट ही उम्मीदवार होगा, या इसके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि हमेशा यहाँ कमल खिलता रहा है? तो इस सीट के बारे में जानेंगे। रंजन जी, अगर पटना साहिब को आप स्कैन करते हैं तो रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सीट का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र जो है उसका गठन 2008-9 परिसीमन के अनुसार हुआ और 2010 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के नाम से। लेकिन जो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र है वो पहले पटना पूर्वी के नाम से जाना जाता था, पटना ईस्ट के नाम से। तो पटना साहिब का क्या स्वभाव है, इसका मिजाज कैसा है, ये जानने के लिए हमको जो है पास्ट में चलना पड़ेगा। पटना ईस्ट की तरफ हमको देखना होगा कि वहाँ क्या कुछ होता था। तो देखिए, जब पटना ईस्ट विधानसभा की शुरुआत हुई और 1957 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, तो यहाँ पर जहरा अहमद जो हैं वो पहली विधायक बनी यहाँ से। यहाँ पर आपको दिखेगा कि शुरुआत के 2 चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली, फिर भारतीय जनसंघ जो है उसने 2 बार जीत हासिल की, जो कि ये बात हमें समझाती है कि बीजेपी के लिए एक पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हो रही थी, एक भूमिका वहां से तैयार हो रही थी, वो दिख रहा था। हालांकि फिर अगर आप देखिए तो कांग्रेस की वापसी हुई, फिर 77 में जनता पार्टी को जीत मिली। लेकिन दिलचस्प ये था कि भारतीय जनसंघ से रामदेव महतो दोनों बार चुनाव जीते थे, वही 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, क्योंकि 1977 में ये बात हुई थी कि सिर्फ एक पार्टी रहेगी, जनता पार्टी, और उसी के अंदर सारी जो सोशलिस्ट पार्टियां और जो जनसंघ है वो सब समाहित हुआ था। तो इसीलिए वो जनता पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़े थे। और फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो 1980-85 में यहाँ से फिर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। तो 1957 से 1985 के बीच जो कुल 8 चुनाव हुए, वहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनसंघ से हुआ, फिर सोशलिस्ट पार्टियों से हुआ, लेकिन जीत ज्यादातर अवसरों पर कांग्रेस को मिली। 5 बार जो है उसे कामयाबी मिली, भारतीय जनसंघ 2 बार और जनता पार्टी जो है वो 1 बार चुनाव जीतने में सफल रही। तो ये चीजें दिखती हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 1980 और 1990 में देखिएगा कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर मुख्य मुकाबले में आने लगी, दूसरे स्थान पर रही। लेकिन 1995 में आए नंद किशोर यादव और उसके बाद ये सीट नंद किशोर यादव की होकर रह गई और फिर तब से वो लगातार जीत रहे हैं। 1995 जीते, 2000 जीते, 2005 फरवरी में जो चुनाव हुआ वो जीते, फिर अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ वो जीते, फिर नया परिसीमन हुआ और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया और फिर 2010, 15, 20 में वो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव जीते। तो जो 3 के 3 चुनाव यहाँ पर हुए हैं वो तीनों ही नंद किशोर यादव के नाम ही रहे हैं, भाजपा के ही नाम रहे हैं। तो ये बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटों में इसकी गिनती होती है और इसीलिए यहाँ पर कई दावेदार भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर नंद किशोर यादव एक बड़ा चेहरा हैं, अभी स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के, तो उनका कद जो है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए बाकी प्रत्याशी पीछे रहते हैं। नंद किशोर यादव ही चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी लग रहा है कि नंद किशोर यादव ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शिशिर साहू हैं, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। एक अखबार में जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार वो पहले स्थान पर आए हैं, तो वो उनकी दावेदारी वो अपनी दर्शा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर नंद किशोर यादव ही भाजपा के कैंडिडेट होंगे। अगर आप
पटना ईस्ट और पटना साहिब को दोनों को मिला लीजिए तो कुल 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी को 7 बार कामयाबी मिली है। ये 7 के 7 बार कामयाबी नंदकिशोर यादव ने दिलाई है। जनसंघ 2 बार जीता है, ये रामदेव महतो की जीत थी। कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली, जनता दल को 1 बार सफलता मिली, तो जनता पार्टी से 1 बार जो है रामदेव महतो उस समय भी जीते थे। सर्वाधिक जीत की बात कीजिए तो वहां कोई बट नहीं है। नंदकिशोर यादव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से अभी 3 बार जीते हैं, और जब आप पटना साहिब और पटना ईस्ट को जोड़ दें तो वो 7 बार यहां से चुनाव जीते हैं, दोनों विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर। अब अगर यहां पर आखिरी 3 चुनाव की अगर आप बात कीजिए तो यहां पर क्या दिखता है। 2010 में नंदकिशोर यादव जब पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ तो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, और उस वक्त जो है यहां से कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया था, आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी दिया था, और बिल्कुल एक मैसिव विक्ट्री जो है नंदकिशोर यादव को मिली। 65,337 वोटों की यहां पर कांग्रेस, परवेज अहमद दूसरे स्थान पर रहे, और राजेश कुमार जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन जब 2015 में महागठबंधन बना तो एक कांटे का मुकाबला हुआ, और मुझे लगता है कि नंदकिशोर यादव के लिए वो सबसे तगड़ी फाइट थी जहां पर कि मुकाबला कांटे का हुआ था। और तब जो है नंदकिशोर यादव और संतोष मेहता आरजेडी के प्रत्याशी थे, दोनों में बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला हुआ था। और उस वक्त जो है चूंकि एमओवाई के साथ साथ लवकुश के वोट भी पूरी तरह से आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि संतोष मेहता 85,316 वोट लेकर आ गए, लेकिन 88,108 वोट लाकर नंदकिशोर यादव 2,792 वोटों से जीते। 2020 आता है तो जेडीयू की वापसी हो जाती है एनडीए फोल्डर में, और जब जेडीयू बीजेपी साथ में चुनाव लड़ते हैं तो उस वक्त जो है लवकुश वोट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नंदकिशोर यादव के पास भी आता है। और यही वजह है कि 2020 में उनको लगभग 52% वोट आए, और उन्होंने 18,300 वोटों से प्रवीण सिंह कुशवाहा को शिकस्त दी, जिनको कि 79,392 वोट आए थे। तो अब जो 2025 है यहां पर नंदकिशोर यादव को घेरने की तैयारी जो है वो महागठबंधन की तरफ से है, और वो चाहता है कि नंदकिशोर यादव का जो विजय रथ अविरल जो है बिना रुके 1995 से चल रहा है उसको रोका जाए। और इसीलिए जो है इस बार महागठबंधन इस सीट को लेकर जो है बहुत जिज्ञासा दिखा रहा है, और यहां पर प्रत्याशी भी आपको कई दिखेंगे। और इन्हीं सब की कड़ी में मधु मंजरी जो हैं उनको पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से उतारने की तैयारी हो रही है आरजेडी की तरफ से। पहले वो आरएलएसपी में थी मधु मंजरी, और 2020 में वो पालीगंज से चुनाव भी लड़ी थी, और तब उनको 5,500 के आसपास वहां वोट भी आए थे। तो वो आरजेडी से चुनाव यहां लड़ना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस का जो अभी वर्तमान रवैया है ऐसे में वो सीट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि संभावितों में संतोष मेहता का भी नाम आ रहा है, जो एक अखबार के सर्वे में आया है, उनका नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि 2015 में उन्होंने नंदकिशोर यादव को तगड़ी टक्कर दी थी, तो उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन यहां पर देखिए तो जो एक और दावेदार जो पिछला चुनाव लड़े थे प्रवीण सिंह कुशवाहा, जो कि पिछला बार अच्छा चुनाव लड़े, 42% से ज्यादा वोट आया था, लेकिन वो शिफ्ट करना चाहते हैं खुद को कहलगांव की तरफ। वो उधर से ही आए थे, फिर वापस वो कहलगांव से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में मधु मंजरी का दावा यहां मजबूत दिख रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस से एक शशांत शेखर हैं, यादव जाति से हैं, वो भी चाहते
चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव लड़ें। और चूंकि एक बड़ा सवाल यही है, महागठबंधन में जो वर्तमान समय में खिटपिट चल रहा है उसमें कांग्रेस सीट छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। तो शशांक शेखर का दावा बनता है कांग्रेस की तरफ से वो यादव जाति से हैं, लेकिन देखिए यहां पर जब आप देखते हैं तो मुस्लिम 17.2% हैं और यादव 14 से 16% हैं, तो एमवाई 32 से 33% है। और जब आप बीजेपी के वोट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास आपको दिखता है और लोकसभा चुनाव में तो वो बढ़कर 58%, 58.5% तक पहुंच जाता है। तो समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, इसलिए कैंडिडेट जो है वो एमवाई से नहीं दिया जा सकता, न एम से न वाई से। तो ऐसी परिस्थिति में लवकुश की तरफ जो है वो महागठबंधन देखता है और कुशवाहा कैंडिडेट यहां देने की संभावना है, और यही चीज हम पिछले 2 चुनाव से देख भी रहे हैं। तो यहां पर कुशवाहा कैंडिडेट चूंकि देखिए तो 10.5 से 11.5% के आसपास हैं, तो अगर इस वोट को महागठबंधन अपनी तरफ खींच कर लाने में कामयाब हो जाए तो वो 32-33% का आंकड़ा जो है वो लगभग 43-44% का हो जाएगा। और फिर आप देखते हैं कि यहां अनुसूचित जाति के 9.5% और अदर ओबीसी ईबीसी के 8 से 10%। तो ये जो लगभग 18 से 20% का वोट है, इसमें बड़ी सेंधमारी अगर कर ले तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, अभी तक वो होता हुआ दिखा नहीं है। पिछले चुनावों में राजपूत यहां 3 से 3.5% हैं, भूमियार भी लगभग इतने ही हैं, ब्राह्मण 2 से 2.5% हैं। लेकिन कास्ट वोटर्स की संख्या यहां ठीक ठाक है, 5-7% के आसपास। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो आपको यहां 13 से 15% के आसपास दिखेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वैश्य वोटर्स 18 से 20% है। तो अब महागठबंधन को सोचना है कि वो लवकुश में से कैंडिडेट दे या वैश्य वर्ग से जो है वो अपना उम्मीदवार दे, ताकि वहां पर वो डेंट लगा सके। अगर वो डेंट वो लगाता है तब फिर जो है अनंत किशोर यादव को थोड़ी परेशानी हो सकती है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है, जनसुराज किस जाति से प्रत्याशी बनाता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो यादव कैंडिडेट उतारेगा आरजेडी को नुकसान होगा, लेकिन अगर वो वैश्य कैंडिडेट उतार दे और कुशवाहा जो है वो आरजेडी की तरफ से उतरे तो फिर नंद किशोर यादव को घेरा जा सकता है। हालांकि चूंकि उनका कद इतना ऊंचा है कि उनको यादव वोट भी मिलते हैं, भले ही एमओवाई का इक्वेशन उधर है लेकिन यादव वोट भी एक हिस्सा उनके पास जाता है। इसी तरह से लवकुश वोट में भी एक हिस्सा उनके पास पहुंचता है, भले ही कैंडिडेट उसी जाति से क्यों ना हो, और वो बड़े नेता हैं, अभी भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो इसलिए एडवांटेज तो आपको नंद किशोर यादव को थोड़ा सा देना होगा यहां पर इस मुकाबले में। लेकिन इस मुकाबले को रोमांचक बनाया जा सकता है अगर महागठबंधन बेटर स्ट्रेटेजी के साथ यहां पर उतरे और जनसुराज जो है उस तरह से अगर कोई कैंडिडेट देता है, तब फिर जो है एक रोचक मुकाबला हमको पटना साहिब में देखने को मिलेगा। तो ये पटना साहिब का रोचक मुकाबला है, लेकिन पटना साहिब की जनता का मिजाज कैसा है, जनता क्या चाहती है और क्या अपने मौजूदा विधायक से खुश है या फिर किसी नए को मौका देना चाहती है, उसका मिजाज कैसा है ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। अभी तो देखिए महागठबंधन से कौन प्रत्याशी उतरते हैं उसके बाद ही बता सकते हैं। अभी तो मजबूत स्थिति में एनडीए गठबंधन चल रही है। सुनने में तो आ रही है कि मेयर के पुत्र भी चुनाव लड़ने वाले, भाई किस दल से आएंगे तो उस हिसाब से देखा जाएगा। देखिए कैसा प्रत्याशी पार्टी लोग देते हैं, अगर तो उम्मीद है इस विधानसभा में देगी। चेंजिंग का पक्ष है कि क्या? हाँ, अति प्रत्याशी पर निर्भर करता है, प्रत्याशी कौन पार्टी किस रूप में देगा उस पर निर्भर करता है। 30 वर्षों से नंद किशोर बाबू हैं, क्षेत्र में विकास क्या हुआ है किसी से छिपा हुआ नहीं। आज तक एक तो सेंट्रल स्कूल नहीं खुला, शिक्षा के सबसे जरूरी था। चुनौती बहुत जबरदस्त है, प्रत्याशी के ऊपर है कैसा प्रत्याशी कौन पार्टी देता है, आरजेडी देता है, कांग्रेस देता है, किस प्रत्याशी को
जीतते आ रहे हैं, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट किए। जनता के बीच में रहकर वो बहुत सारे काम किए हैं, जनता की आवाज़ को सुनते हैं, जिस समय उनकी ज़रूरत होती है किसी व्यक्ति को यहाँ पर मिल जाते हैं तो हम जाते आते हैं। 7 बार के हमारे विधायक जी हैं। मैं तो जनता से अपील करता हूं कि अगर आप एक रोटी पकाते हैं अपने घर पे तो उस रोटी को जलने के डर से आप पलटते हैं। 5 साल से ज़्यादा मौका नहीं देना चाहिए, तब गरीब जनता, शोषित वंचित समाज, अक़लियत के लोगों को ही विकास पहुंचेगा उन तक। हम तो लालू को देते हैं, हम लालू प्रसाद को देते हैं, नीतीश कुमार को तो देते नहीं हैं और न देना है। देखिए गरीब के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं करी ना, हम तो पुल बनाए ना, गरीब के लिए क्या करी ना, कुछ ना करी ना। हम तो इससे अच्छा लालू को देना, आपको नहीं देना। हम बस हम तो सोचिए पंजा छाप को दिया, लालू के साथ हैं, बस इनको देना। हम लोग देखता है कि सेंट्रल में जिसकी सरकार है उसके साथ बिहार सरकार या राज्य सरकार की जो सरकार है वो भी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोलैबोरेशन अच्छा रहेगा और काम भी जो विकास की रफ्तार है वो धीमी नहीं पड़ेगी। जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके प्रति लोगों में नाराजगी है, कुछ काम है जो नहीं हो पाया है, बढ़िया अस्पताल नहीं है, पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है। रात में भी आज 10-11 बजे के बाद महिलाएं जो है अपने आप को पढ़ाई के साय में अपना जीवन गुजारती हैं। तो ये पटना साहिब की जनता का मिजाज है, अपने अपने मुद्दे, और उसी तरीके से जनता का मिजाज भी सामने आ रहा है। बहरहाल ये पता चलेगा वोट के वक्त कि किसे जनता वोट देती है और कौन यहाँ की कुर्सी पर काबिज होगा।